हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, और उन्हीं सभी प्रश्नों को करने वाले पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की दो संघीय तत्व लिखिए। भारतीय संविधान के दो संघीय तत्व कौन कौन है उन लिखना है। तो भारतीय संविधान के दो संघीय तत्व जो है निम्नलिखित है, यानी कि इस तरह से। तो पहला है कि भारतीय संविधान जो एक लिखित संविधान है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और दूसरा है कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। शक्ति का विभाजन यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ में केंद्र सरकार जो उसके पास आधा शक्ति रहेगा और आधा शक्ति रहेगा राज्य सरकार के पास, यानी कि इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया भारतीय संविधान में। एक और चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश का संविधान जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विभिन्नता में एकता है, समझाइए। भारत में विभिन्नता में एकता किस तरह से आपको समझाना है। तो देखिए, आपको जो यहाँ पर आंसर समझाएंगे इसको आप लोगों को सिर्फ समझ लेना है, और इसको जो लाइन बाय लाइन ये रटना नहीं है, फिर याद नहीं करना है। आपको सिर्फ समझना है और अपने एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा में बना करके आप लोगों को आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि हम जो यहाँ पर लिखे रहेंगे सेम टू सेम ऐसा आंसर लिख दीजिए, ऐसा नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है, याद नहीं करना, क्योंकि याद कीजिएगा तो भूल जाएगा, रटिएगा तो भूल जाएगा। समझना है, समझे हुए रहिएगा तो अपने मन से खुद से बना करके आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो इसका यहाँ पर आप लोग सिर्फ आंसर समझिएगा। तो क्वेश्चन था हमारा कि भारत में विभिन्नता में एकता है, इस किस तरह से ये आपको समझाना है। भारत में अनेक जाति, संस्कृति व भौगोलिकताओं के लोग रहते हैं। भारत में अनेक पर्व, वेशभूषा व त्यौहार पाए जाते हैं, परंतु फिर भी सभी लोग जो होते हैं भारतीयता के तार में जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे के पर्व में व त्यौहार में शामिल होते हैं। भारत के बारे में सही ही कहा जाता है कि भारत में विभिन्नता में एकता है। देखिए, भारत में क्या कि अनेक जाति के लोग रहते हैं। पूरे भारत में कितने जाति हैं, कितनी सारी संस्कृति है। राजस्थान में चल जाए अलग संस्कृति के लोग हैं, आप तमिलनाडु में चल जाए अलग संस्कृति के लोग हैं, उधर आप लोग जम्मू कश्मीर में चल जाए उधर अलग संस्कृति के लोग हैं। यानी कि भारत में अनेकों जाति है, अनेक संस्कृति है, भौगोलिकताओं के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में अनेक पर्व, वेशभूषा व त्यौहार पाए जाते हैं। भारत में क्या होता है, अनेक पर्व होते हैं, बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, तो भारत में ही मनाया जाता है। तो फिर भी क्या हो जाता है, और क्या है, और भारत में तो भारत में अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं। अगर आप लोग बिहार में देखिए तो बिहार में अलग लोग वेशभूषा के, मतलब कपड़ा पहनने वाले अलग डिजाइन रहते हैं। यहाँ पर के लोग कपड़ा अलग तरह से पहनते हैं। वही आप तमिलनाडु में चल जाए तो वहाँ पर धोती पहना जाता है। फिर आप लोग लद्दाख में चल जाए वहाँ पर अलग तरह के कपड़ा पहना जाता है। मतलब पूरे भारत में अलग अलग वेशभूषा लोग के पहनने वाले लोग रहते हैं। फिर अलग अलग त्यौहार को मनाने वाले लोग रहते हैं। परंतु सभी लोग जो है ये भारतीयता के तार में जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी सभी लोग जो है भारतीयता के तार में जुड़े हुए हैं। कहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, अगर आज अमेरिका में चल जाए कोई भारत का लोग तो क्या कहेगा, चाहे वो बिहार का आदमी रहेगा या तमिलनाडु का लोग रहेगा या फिर जम्मू कश्मीर का लोग रहेगा, तो क्या कहेगा, हम भारत के हैं, हम इंडिया से आए हैं। तो कहेगा ना, भारतीय तार से वो जुड़ा हुआ है। सभी एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल होते हैं। अब क्या होता है, सभी एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल होते हैं। जैसे आप लोग देखिए बैसाखी होता है, यानी कि तो पंजाबी का त्यौहार है, लेकिन फिर भी जो बिहार के लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। हमारे यहाँ कुछ पर्व होता है तो वो लोग भी शामिल होते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ छठ होता है तो कई अलग अलग राज्य से लोग आते हैं, सब देखने के लिए शामिल होते हैं। तो क्या हो जाता है, सभी एक दूसरे के पर्व में त्यौहार में शामिल होते हैं। तो भारत के बारे में यही सही कहा जाता है कि भारत में विभिन्नता में भी एकता है। समझ गए किस तरह से भारत में विभिन्नता में एकता है, अनेकता में एकता किस तरह से, तो इस तरह से समझ गए। इस तरह से आपको आंसर को लिखना है, अपनी भाषा में बना करके एग्जाम में लिखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, आसियान के 10 सदस्य देशों का नाम लिखिए। आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं उनका नाम बताना है। नाम देखिए, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन जो बताए थे उसको आप लोग क्या करिएगा, और 5 नंबर में भी आएगा ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको खुद से बना करके अपनी भाषा में एक पेज में भी लिख सकते हैं। तो उसको क्या करना है, समझना था। लेकिन ये क्वेश्चन सब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है इसको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका नाम याद, इसमें समझने का क्या, इसमें तो आपको सिर्फ रटना पड़ेगा। इसलिए आपको इस सब क्वेश्चन को याद कर लेना। और जो उस तरह का क्वेश्चन है जैसे भारत में अनेकता में एकता किस तरह से समझाइए, इस सब क्वेश्चन को आपको समझना है। अब समझ गए। चलिए, इसका आंसर होगा आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम इस तरह से। पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये 10 क्या है, 10 आसियान देश सदस्य के नाम है। 10 का नाम अच्छे से याद रखें, समझ गए ना। ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि आसियान के 10 सदस्य देश के नाम कौन कौन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्क क्या है। कई बार आप लोग पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे कि सार्क में कितने देश सदस्य हैं। तो पहले 7 थे, अब एक जुड़ गया और अफगानिस्तान लास्ट में, तो हो गए 8 देश। लेकिन ये सार्क है क्या, पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सार्क क्या है। तो दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षिण या सार्क कहा जाता है। ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जो गरीबी और शिक्षा और कुपोषण की समस्या से पीड़ित है। यहाँ तक तो पढ़ लिए, लेकिन उतना अच्छे से समझ में आपको नहीं आया होगा, तभी आपको समझा देते हैं। तो सार्क है क्या, तो दक्षिण एशियाई के राष्ट्रों के मध्य, यानी कि दक्षिण एशियाई जो देश है उन देशों के मध्य, यानी कि उन देशों के बीच क्षेत्रीय
सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो दक्षिण एशियाई देश हैं, राष्ट्र हैं, उसके मध्य यानी कि उसके बीच क्षेत्रीय सहयोग जो है उसको बढ़ावा देने के उस उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। यानी कि जो दक्षिण एशिया के राष्ट्र देश है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, एक संगठन की स्थापना की गई थी और उसी का नाम रखा गया था सार्क। समझ गए ना, जिसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के सहयोग से दक्षेस या सार्क कहा जाता है। इसे दक्षेस भी कहा जाता है या फिर सार्क भी कहा जाता है। और ये जो है ये विश्व का सबसे अधिक, ये जो सार्क में जितने देश है ना, सार्क में जितने 8 देश सदस्य है, ये 8 देश सदस्य जो है ना इस विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो गरीबी से पीड़ित है, शिक्षा से पीड़ित है, फिर उसके बाद कुपोषण की समस्या से पीड़ित है। समझ गए कि सार्क क्या है, तो सार्क जो है दक्षिण एशियाई के राष्ट्रों के मध्य यानी कि बीच में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई थी और उसे किया जाता है दक्षेस या फिर सार्क। और ये जो है इसमें टोटल 8 देश है, पहले 7 था, एक लास्ट में फिर थोड़ा दिन पहले अफगानिस्तान जुड़ गया था, तो 8 देश सदस्य है सार्क में। जो कि जो सार्क है ये सब विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और इस देश में क्या क्या कमी है, किस समस्या से पीड़ित है ये देश सब, तो गरीबी से और शिक्षा से, कुपोषण की समस्या से पीड़ित है सार्क देश सदस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। तो जब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेकर सरकार चुनी जाए तो उसे ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, यहाँ जनता को मतदान का अधिकार प्राप्त है, वो अपनी मर्जी से अपना सांसद व एक विधायक को चुनती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए। इस सब क्वेश्चन को आपको अपनी मन से बना के लिखना है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप लोग क्या समझते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि जब जनता जो होती है वो अपना मतदान खुद करती है, मतलब अपने से खुद चुनती है, जैसे उनका वोट देकर के खुद से अपने सांसद को चुनती है या फिर अपने विधायक को चुनती है। लेकिन फिर राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है, जैसे भूटान में राजतंत्र है तो वहाँ पर क्या होगा, जो अभी वहाँ पर राजा होगा उस जो राजा मर जाएगा या फिर वो जो जैसे हटेगा तो उसके बाद जो उसका बेटा होगा, उसके बेटा का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। राजा और कोई बन ही नहीं सकता, लेकिन जो वहाँ पर राजा उसी का जो वारिस होगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, तो जो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं, अपना सांसद अपना विधायक खुद से चुनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो एक बार बन गया वो वही रहेगा, उसका बेटा या उसी का कोई उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, हम अपनी वोट देते हैं, खुद से देते हैं और अपने राजा को एक तरह से सांसद को खुद से चुनते, विधायक को खुद से चुनते हैं। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में यानी कि वोट के द्वारा भाग लेकर सरकार चुनी जाती है और उसे ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। भारत में क्या है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। यहाँ जनता को अपना मतदान का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर भारत में क्या है, जनता को अपना मतदान का अधिकार प्राप्त है। जनता जो होती है अपने मन से वोट करती है, अपना मतदान खुद से करती है, वो अपनी मर्जी से अपना सांसद या विधायक को चुनती है। जनता जो होती है अपनी मर्जी से सांसद और अपने विधायक को चुनती है। समझ गए, जो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सबको आपको अपने मन से बना करके लिखना अपना भाषा में। समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारा, वीडी सावरकर कौन थे? वीडी सावरकर जो थे कौन, तो वीडी सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के भीतर और देश के बाहर क्रांतिकारियों से मिलकर देश की आज़ादी में भाग लिया था। देखिए वीडी सावरकर थे कौन, तो वीडी सावरकर जो थे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा क्रांतिकारी थे। एक लाइन में हो गया कि वीडी सावरकर कौन थे, वीडी सावरकर जो थे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा क्रांतिकारी थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वीडी सावरकर कौन थे और ऑप्शन में रहे कि क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यह टिक लगा दीजिएगा। वीडी सावरकर कौन थे, तो वीडी सावरकर जो थे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा क्रांतिकारी थे। अब इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने देश के भीतर और देश के बाहर क्रांतिकारियों से मिलकर देश की आज़ादी में भाग लिया था। अब देश के भीतर और देश के बाहर जितने भी क्रांतिकारी थे जो कि देश के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों को बाहर देश से निकालने के लिए, उसके साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया था वीडी सावरकर ने। समझ गए, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को 6 क्वेश्चन बताएं, इससे पिछले आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑलरेडी करवा रखे। 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी करवा देते, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जितना था वो भी करवा देते, वो तो कुछ क्वेश्चन इसमें बच गया था इसलिए इसमें करवा दे। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग अगर अच्छे से याद रखते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए अगर आप लोग को अभी तक नहीं लग रहा है कि तैयारी तो हुई ही नहीं है, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे तो तैयारी कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका की तैयारी कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आप लोग को क्या मिलेगा, तो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, आप लोग भी ले सकते हैं। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे आपका हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी हो सकता है इस 10 में से। जैसे अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस का पीडीएफ लेते हैं और आपके पास बस एक दिन का टाइम बचा, एक दिन नहीं आपके पास 5 से 6 घंटा का टाइम बचा, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ करके बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। या फिर कोई बच्चा जो कि रिवीजन करने के लिए लेना चाहते हैं, उनका रिवीजन नहीं हुआ है तो रिवीजन के लिए भी ले सकते हैं। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, जो देख सकते हैं म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस का अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी किया, थोड़ा बहुत भी तैयारी किया या फिर तैयारी के लिए रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अब सोच रहे होंगे कि अभी तो टाइम बीत गया, लेकर के क्या करना है, इतना दिन में क्या ही हो जाएगा। तो देखिए 18 चैप्टर है ना पॉलिटिकल साइंस में, 18 चैप्टर। अभी 18 चैप्टर को आप लोग 5 से 6 घंटे में कैसे तैयार कर सकते हैं वो बताते हैं। अब 18 चैप्टर में क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव कितने, तो
तो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 20, 15, 20, 25 ऐसे तरह करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब क्या आप कर सकते हैं, ये 20, 15 और 25 जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग एक चैप्टर को 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 से 6 घंटे में तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में उसका 99% क्वेश्चन जो आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं अगर आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 5 से 6 घंटे में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव के लिए क्या, क्योंकि सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम रहता है, सब्जेक्टिव को भी आप लोग 2 से 3 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। आप कहिएगा ये 5 से 6 घंटा में ऑब्जेक्टिव तो कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव तो हमसे याद ही नहीं होता है तो कैसे करेंगे। तो अभी देख रहे थे कितना सिंपल वे में सब आंसर बताएं। सेम इसी तरह से आप लोग को इसी पीडीएफ में भी इसी तरह से सिंपल वे में आंसर बताया गया है। तो आप लोग भी चाहें तो 2 से 3, और देखिए 18 चैप्टर है ना, तो 18 चैप्टर से हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, 15, 20, 25 इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में तो 1 या 2 क्वेश्चन रहता है जो इंपॉर्टेंट रहता है हर एक चैप्टर से। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम है। अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो उसी में से सब क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा। इतना बस अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला है ही नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और एक और बात आपको बता दें, इस पीडीएफ में आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। जो भी आपका 500 है उस 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है, ओनली 25 रुपये। और 25 में आप लोग को 500 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। ये एक और बात आता है आप लोग को, एक सब्जेक्ट का पीडीएफ का प्राइस 25 रुपये नहीं, सभी सब्जेक्ट जो भी आपका 500 होगा उस 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़ है। आप लोग देख सकते हैं, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आपको 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 500 होगा आप लोग 500 रुपये बता दीजिएगा। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कॉल करने लगते हैं, फिर मैसेज करके पूछने लगते हैं सर पीडीएफ मिलेगा हमको लेना है। तो ये सब क्यों करना है, जब आपको लेना है तो एक बार पे कर दीजिए, ओनली 25 रुपीज़ है, कोई बड़ी रकम तो है नहीं। एक बार आप लोग पे कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेज करके व्हाट्सएप पे भेज दिए। और जो भी आपका 500 होगा 500 बता दीजिए और 500 का पीडीएफ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को लेकर आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसको पढ़ करके आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़िए फिर भी, ठीक है, बढ़ते हैं।